हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं AS17। देखिए, जो आपका सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 5 में एक लेसन आता है, उसका नाम है AS17 रिपोर्टिंग का, सेगमेंट रिपोर्टिंग का। इसके बाद छोटा सा आपके पास ट्रिपल बॉटम बच जाता है, उसके बाद CSR रिपोर्टिंग बच जाता है। तो इसके 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन पर 3 वीडियोज आके ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक छोटा सा यूनिट बच जाता है इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो मैं आज या कल सुबह तक कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इस यूनिट की बात करें, इस चैप्टर की बात करें बेसिकली, तो इसमें थ्योरी क्वेश्चन बनता है। 4 to 7 मार्क्स का आपको थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा, और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा ही वही एक क्वेश्चन होता है जो बार बार पूछा जाता है, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे थे क्वेश्चन नहीं करवाते हो, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया। देखिए, थ्योरी से शुरू करते हैं। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आता है, इसलिए थ्योरी को शुरू करते हैं। मैनी एंटरप्राइज प्रोवाइड ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट ऑपरेट इन अ जोग्राफिकल एरिया आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एंड रिस्क। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ सेगमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे कि एक कंपनी ले लेते हैं, मान लेते हैं टाटा। ठीक है, टाटा के पास बहुत सारे बिजनेसेस है, जैसे कि आप लोग जानते हो। टाटा के कुछ कुछ बिजनेसेस का नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि टाटा मोटर्स, उसके बाद आ जाता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके बाद टाटा कॉफ़ी भी बनाता है, अगर आप लोगों को मालूम हो। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में एसीज बनाता है। तो सभी के सभी अलग अलग बिजनेसेस हैं इन लोगों के। तो जब गुड्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स, एसी, कॉफ़ी, ये सब आ जाता है। लेकिन सर्विसेज की बात करते हैं तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो सेगमेंट में गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर होता है। ठीक है। अब इन सभी के सभी जो सेक्टर्स हैं, इन सभी के सभी जो सेगमेंट्स हैं, उनका अपना फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होगा, इनका अपना रिस्क होगा, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, इनका अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, सभी का अलग अलग होगा। अब इन सब का अलग अलग सेगमेंट जो है, इनकी अपनी अपनी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, कंसोलिडेटेड बनाई जाती है एज अ टाटा ग्रुप की, एज अ होल। ठीक है, जिसमें आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस पता लगती है, लेकिन सेगमेंट का भी इंफॉर्मेशन दिया होता है। तो यही चीज़ इसमें पैराग्राफ में कह रहा है। मेरी इंटरप्राइज प्रोवाइड ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज और ऑपरेट इन अ जोग्राफिकल एरिया दैट आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, opportunity for growth, future prospect, and risk. The objective of this standard is to establish principle of for reporting financial information which helps the user of the financial statements. किस लिए? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज एंड इट्स सेगमेंट। दूसरा आ जाता है बेटर असेस द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द एंटरप्राइज एंड इट्स सेगमेंट। फिर तीसरा आ जाता है फॉर मेकिंग मोर इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स अबाउट द एंटरप्राइज एज अ होल। टाटा ग्रुप मतलब, ठीक है, टाटा ग्रुप। AS17 जो है वो मैंडेटरी नहीं है, इज़ मैंडेटरी फॉर नॉन एसएमसीज, लेकिन जो एसएमसीज हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि आप भी। सबसे पहले आ जाता है आप लोगों का बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट क्या होता है? डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल मतलब इजीली टू आइडेंटिफाई। ठीक है, easy to identify component of the enterprise engaged in providing individual product or service or a group of related product or service that are subject to risk and return। जैसे कि टाटा मोटर्स अपने आप में एक बिजनेस सेगमेंट है, उसका अपना रिस्क है, उसका अपना रिटर्न है। ठीक है, और इसको अलग से डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं बाकी कंपनीज के उसमें। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल classifying related products and services: नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ द क्लास ऑफ कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, मतलब कि लॉजिस्टिक्स के बेसिस पे, या तो फिर किस डोमेन में ऑपरेट कर रहे हैं, बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में है, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है, और बाकी चीज़ों के रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जोग्राफिकल सेगमेंट। दो ही सेगमेंट होते हैं क्लासीफाई करने के लिए। जोग्राफिकल सेगमेंट में हम उनको डिवाइड करते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के बीच के बेसिस पे। डेफिनेशन सेम होगी, सिर्फ यही एक वर्ड चेंज होता है आपका। Distinguishable business component of an enterprise engaged in providing the individual product or services or a group of related products or services within a specific environment and are subject to risk and return exclusive for other segments. Exclusive of other segments. Factors to be considered in identifying geographical segment. सबसे पहला हो जाता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सीन, क्योंकि जिस एरिया में आप जा रहे हो वहाँ की इकोनॉमिक्स कैसी है, वहाँ के लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं आपका प्रोडक्ट। जैसे कि मान लेते हैं कि टाटा का एक बहुत प्रीमियम सेगमेंट है जहाँ पे ये लोग बनाते हैं JLR, जिसको बोलते हैं जैगुआर लैंड रोवर। अब ये लोग जाके किसी गांव में अपना शोरूम थोड़ी खोलेंगे, वहाँ पे कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो वो रहता है। फिर पॉलिटिकल सीन रहता है, उस एरिया, उस स्टेट की या उस कंट्री की पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किस तरफ जा रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी बेसिकली ये रहता है कि अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बाकी रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उनका कैरेज का कॉस्ट भी ज़्यादा हो रहा है, तो आपके लिए वो फिजिबल नहीं होता।
फिर तीसरा हो जाता है एंटरप्राइज रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर, एक्सक्लूड्स इंटरनल सेगमेंट ट्रांसफर। एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को अगर कुछ ट्रांसफर किया उसको एक्सक्लूड कर देना। सेगमेंट रेवेन्यू में क्या ऐड किया जाता है, उस सेगमेंट का रेवेन्यू, रीजनेबली एलोकेबल पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज रेवेन्यू और इंटरनल सेगमेंट ट्रांसफर। एक्सक्लूड क्या होता है, एक्सक्लूड होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एज पर AS5। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को आप लोग अलग से डिस्क्लोज भी करते हो, AS5 की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। हालांकि ये चीज़ जो है वो आपको सिर्फ एक बार रीड कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये एएस में दिया हुआ था तो मैंने कवर कर दिया। नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों को भी आप हटा देते हो, नॉन ऑपरेशनल इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम, नॉन ऑपरेशनल इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम ऑफ एडवांसेस लोन्स टू सेगमेंट। उसके बाद आ जाएगा नॉन ऑपरेशनल गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेशनल गेन ऑन राइटिंग ऑफ लॉसेस, ये सब चीज़ें हटा दोगे। फिर सेगमेंट एक्सपेंस में इसको आप रीड कर लेना, एक्सक्लूड क्या क्या होती है, वही नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें आप हटा दोगे। ठीक है, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देना। उसके बाद आ जाता है सेगमेंट रिजल्ट। क्या होता है, सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंस इज इक्वल टू सेगमेंट रिजल्ट, जिसको बोला जाता है प्रॉफिट भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सेगमेंट एसेट्स क्या होते हैं, specific or reasonably allocable operating assets employed by the segment in the operating activity. If segment result includes interest or dividend income, then segment assets include relatable receivables, investment and other। ये भी as such कोई काम की चीज़ नहीं है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। सेगमेंट लाइबिलिटीज़ भी आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी भी आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। तो ऊपर की दो चीज़ें हैं जो सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट और रेवेन्यू सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल सेगमेंट, एक ये इसको आप लोग याद कर लेना, लर्न करना है इसको आपको। ठीक है, और दूसरा ये हो जाएगा ज्योग्राफिकल सेगमेंट, इसको भी आपको लर्न करना है। ये दोनों चीज़ें आप याद कर लेना, इसको बल्कि कट कर देना बाकी का। ठीक है, इसको हटा दो, एग्जामिनेशन में आप लोग लिख भी नहीं पाओगे, इसको याद रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इतना काट दो अब। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हाउ टू असर्टेन अ सेगमेंट, इफ़ अ सेगमेंट इज़ रिपोर्टेबल और नॉट। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो इसी के बेसिस पे आएगा। ठीक है, इस पर हम लोग पहले इसको रीड कर लेते हैं, इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए, तीन बेसिस पे आप लोग क्लासीफाई करना पड़ता है जनरली। एक होता है रेवेन्यू के बेसिस पे, रेवेन्यू ऑफ द सेगमेंट एक्सटर्नल कस्टमर से हो या इंटरनल ट्रांसफर से हो, इफ़ मोर देन 10% ऑफ ऑल सेगमेंट। मतलब ये कि आपको टोटल दिया होगा, टोटल का 10% करना, और 10% निकालने के बाद आप देख लेना किनका 10% से ज़्यादा है, वो हो जाता है रिपोर्टेबल सेगमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, सेगमेंट रिजल्ट जो रहता है, हायर ऑफ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल द सेगमेंट, अगर 10% या 10% से ज़्यादा है तो उसके बाद वो रिपोर्टेबल हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के केस में। ठीक है, यहाँ पे 10% से ज़्यादा, यहाँ पे 10% या उससे ज़्यादा। सेगमेंट एसेट्स के केस में भी 10% या उससे ज़्यादा रहेगा। प्रीवियस डेटा, इफ सेगमेंट रिपोर्टेबल इन द प्रीवियस ईयर देन रिपोर्टेबल इन द करंट ईयर ऑल्सो। अगर पिछले साल आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट था वो, तो इस साल भी वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे देख लेते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एट द रेट द कॉमर्स सेक्शन लिमिटेड, मैं अपनी ब्रांडिंग भी करूँगा। ठीक है, प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग डेटा। मैंने क्या डेटा प्रोवाइड किया, सेगमेंट एसेट्स, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रेवेन्यू, ए बी सी डी ई एफ, मतलब मेरे पास ए से लेके एफ तक के सेगमेंट्स हैं। ठीक है, उसमें सेगमेंट एसेट्स में 80, 160, 60, 40, 40, 20, इसका टोटल है 400। फिर ऐसे ही सेगमेंट रिजल्ट का 200, फिर सेगमेंट रेवेन्यू का 2400। अब ये पूछ रहा है कि द अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट ए एंड बी अलोन शुड बी रिपोर्टेड। अब आपको बताना है कि कौन सा रिपोर्टेड करना है, कौन सा रिपोर्टेड नहीं करना है, और अकाउंटेंट क्या सही बोल रहा है या गलत बता रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको घूम के आना पड़ेगा यहाँ पे। जब आप क्वेश्चन शुरू करोगे आप इस चीज़ को लिखोगे। ठीक है, इतना जो पैराग्राफ है इतना आपको याद करके क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, इसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एसेट्स के केस में क्या था, एसेट्स के केस में अगर 10% या उससे ज़्यादा है तब अब वो रिपोर्टेबल होगा। ये रहा एसेट्स, ये रहा 400, 400 का 10% हो जाएगा 40, मतलब 40 या उससे ज़्यादा। तो 40 या उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये ए बी सी डी ई रिपोर्टेबल हो जाएगा। तो एसेट, ये टर्नओवर, रिजल्ट, एसेट्स का क्राइटेरिया, ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट एफ, मतलब ए बी सी डी ई पूरा रिपोर्टेबल हो जाएगा, एफ रिपोर्टेबल नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आ जाता है आप लोगों का रेवेन्यू के बेसिस पे कर लें। रेवेन्यू के बेसिस मतलब 10% से ज़्यादा। तो रेवेन्यू कहाँ है, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, ये रहा रेवेन्यू। रेवेन्यू में 2400 है, 2400 का 10% हो जाएगा 240।
मतलब 240 से ज़्यादा जो भी रहेंगे वो रिपोर्टेबल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 600, ये भी, और सिर्फ यही दो, मतलब ए और बी रिपोर्टेबल हो जाएंगे रेवेन्यू के बेसिस पे। ए और बी, रेवेन्यू को टर्नओवर भी कहा जाता है ना, सेगमेंट ए एंड बी आर रिपोर्टेबल। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, इरेज कर देता हूँ मैं इसको, हम लोग आ जाते हैं रिजल्ट के बेसिस पे। रिजल्ट में -200 है। -200 मतलब कि अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो उसका एब्सोल्यूट लेना है आपका। एब्सोल्यूट मतलब कि माइनस को हटाने के बाद, ठीक है। -200 का आ जाएगा 20, 10% जो होता है +20 हो जाएगा। और रिजल्ट का क्या रहेगा, 10% और मोर। अगर 10% और मोर है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब 10% और मोर की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका ए, बी और एफ आर रिपोर्टेबल सिंस द प्रॉफिट इन एब्सोल्यूट टर्म्स इज 10% और मोर ऑफ 400 और 200 लाख प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा ए, बी और एफ। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और एफ हो जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट। ठीक है आप लोगों का। तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में।